नमस्कार, मैं जय देवांगन कम्युनिकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं टोनी प्रताड़न निवारण अधिनियम सन 2005 के बारे में। यकीन मानिए ये वीडियो आप देखिएगा, इसके बाद लास्ट में जो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। ठीक है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस अधिनियम में धाराओं की जो संख्या है, टोटल धाराओं की संख्या है वो है 16 धाराएं हैं। ठीक है ना। और इस अधिनियम में राज्यपाल का सिग्नेचर कब हुआ था, राज्यपाल ने इसे कब स्वीकृत किया था, तो इसके लिए आपको डेट भी कंसीडर करना है। डेट वाज यहाँ पे 26 सितंबर 2005 आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली कभी कभी डेट भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यू मस्ट कंसीडर अबाउट इट। ओके, तो यहां ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़न निवारण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 16। कब इसमें सिग्नेचर किया राज्यपाल ने? 26 सितंबर को सिग्नेचर किया था। ओके, तो चलिए अब हम इसको शुरुआत करते हैं धाराओं से पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या बताया गया है? ठीक है, धारा 1 में बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है, यानी कि शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। इसको बोलते हैं हिंदी में संक्षिप्त नाम कहा जाता है। ठीक है, संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम क्या है? वही नाम है जो इस अधिनियम का नाम होता है। ठीक है, हर एक अधिनियम के धारा 1 में यही बात बताई जाती है, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम क्या होता है? इस संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम सन 2005। ठीक है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्तार। विस्तार एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है? तो इसका जो विस्तार है वो क्या है? संपूर्ण राज्य में है। ठीक है, संपूर्ण राज्य में है। राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है वहां यह जो अधिनियम है वो प्रवृत्त है, इन्फोर्स्ड है, लागू है। ठीक है ना। और ध्यान रखिए ये लागू कब से हुआ है? अनदर डेट दैट यू हैव टू कंसीडर, तो वो है 30 सितंबर से लागू हुआ है। 30 सितंबर से पूरे राज्य में यह इन्फोर्स्ड किया गया था। ठीक है ना। तो 30 सितंबर 2005 आपको ध्यान देना है। मैंने 2 डेज कंसीडर कराया आपको, एक 26 सितंबर और एक 30 सितंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं धारा 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, धारा 2। ठीक है, धारा 2 में क्या बताया गया है? धारा 2 में कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है, आई मीन कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो परिभाषा में जो पहला महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है टोनही की परिभाषा। तो टोनही किसे कहेंगे ये धारा 2 में बताया गया है। ठीक है, देखिए टोनही किसको बोलते हैं? इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में उपदर्शित किया गया है। मतलब ये बोला गया है कि इस व्यक्ति के पास काला जादू है और इसके माध्यम से ये लोगों को या जीवित संपत्तियों को हानि पहुंचाने की शक्ति रखती है, उसको बोलते हैं टोनही। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें क्या बताया गया है? बताया गया है ओझा की परिभाषा बताया गया है। ओझा किसे कहेंगे, है ना। तो ओझा में यह बताया गया है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास टोनही के द्वारा किए गए काला जादू को ठीक करने की या उसको उपचार करने की शक्ति है, उसको बोलते हैं क्या? ओझा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अधिनियम में बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ओझा के बाद इसमें बताया गया है पहचानकर्ता। पहचानकर्ता, तो पहचानकर्ता किसे कहेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको बोला जाता है आइडेंटिफायर, यानी कि पहचानकर्ता, है ना। चौथा हानि, डैमेज। हानि के बारे में बताया गया है। तो हानि में ना शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति के साथ साथ इसके प्रतिष्ठा में जो प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पांचवा कोड के बारे में बताया गया है। इट मीन्स संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संहिता किसको बोलेंगे? यहाँ जो सीआरपीसी 1973 है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को संहिता के रूप में उपदर्शित किया गया है, इंडिकेट किया गया है। ओके, आई थिंक ये जो 5 डेफिनेशंस हैं, 5 वर्ड्स हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। टोनही किसको बोलते हैं? ओझा किसको बोलते हैं? पहचानकर्ता, हानि और संहिता। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं धारा 3 की ओर। ओके, धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 में बताया गया है कि इस अधिनियम द्वारा किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं होना। ठीक है, तो अधिनियम का किसी अन्य विधि पर अल्पीकरण नहीं किया जाना। अधिनियम का अन्य विधि पर अल्पीकरण नहीं होना।
विधि पर अल्पीकरण नहीं होना। अल्पीकरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्पीकरण मतलब होता है उसको कम करना, शून्य करना, डेरोगेट करना, डेरोगेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यह अधिनियम 30 सितंबर 2005 को लागू किया गया और उस समय कोई और अन्य भी कोई एक्ट जो था वो इन्फोर्समेंट में था, लागू था, ठीक है, तो उसको ये शून्य नहीं करेगी, वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। ठीक, ऐसा बात इसमें बताया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्पीकरण नहीं करना, नो डेरोगेशन। ओके, अब देखिए धारा 4। धारा 4 में क्या बताया गया है? धारा 4 में बताया गया है पहचानकर्ता के लिए दंड बताया गया है। पहचानकर्ता के लिए दंड, जो भी आइडेंटिफायर होगा पहचानकर्ता के लिए दंड, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसमें पहचानकर्ता को कितना दंड दिया जाएगा? पहचानकर्ता को 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। कठोर कारावास ना, सामान्य कारावास नहीं, कठोर कारावास दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोनों हो सकेगा, कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हैरेसमेंट के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है धारा 5 में। धारा 5 में बताया गया है प्रताड़ना के लिए दंड। ठीक है, प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान, हैरेसमेंट के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, प्रताड़ना कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता है और उसे मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना या आर्थिक प्रताड़ना देता है या उसकी प्रतिष्ठा को भंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसे अपराध के लिए जो सजा होगी, जो कारावास होगा, वो कठोर कारावास होगा। कठोर कारावास होगा और ध्यान रखिएगा कठोर कारावास जो है वो कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास होगा और इसके साथ ही जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ होंगी धारा 5 के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 5। ठीक है, 6 बोला गया है अभिकथित उपचार के लिए दंड। अभिकथित उपचार के लिए दंड, है ना, उपचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अभिकथित उपचार के लिए दंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि वो क्या कर सकता है कि जो भी चीज जो टोनही द्वारा काला जादू से पीड़ित है, चाहे वो संपत्ति हो, जीवित संपत्ति हो या कोई व्यक्ति हो, तो उसको क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, उसका उपचार कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को भी 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। कठोर कारावास होगा। ठीक है, 5 वर्ष का कठोर कारावास होगा, साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए धारा 7 की तरफ चलते हैं। धारा 7, ठीक है, धारा 7 में क्या बोला गया है? धारा 7 में बोला गया है स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति ये कहती है कि कोई महिला ये कहती है कि मैं ही टोनही हूं करके ना, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने के लिए दंड, टोनही के रूप में उपदर्शित करने के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है ना, तो यहां बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करती है, मान लेते हैं कि जो ए है वो ये कहती है कि वो ही क्या है? वही टोनही है, तो वही टोनही है, तो क्या होगा? तो इसको क्या होगा कि उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा, हार्ड पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है ना, कठोर कारावास दिया जाएगा, सादा कारावास नहीं होगा, कठोर कारा, इसमें जो भी चीजें हैं वो कठोर कारावास ही है। ठीक है ना, ये धारा 7 में कहा गया है। धारा 8, ठीक है, अपराध कारित करने के लिए दंड बताया गया है। धारा 8 में क्या बताया गया है कि अपराध कारित करने के लिए दंड, अपराध कारित करने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। अपराध कारित करने के लिए दंड, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध करता है या अपराध करने का प्रयास भी करता है, तो इस अधिनियम में जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। यहाँ जो पनिशमेंट का जो टाइमिंग है वो मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन 8 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा धारा 8। धारा 9 की तरफ चलते हैं। धारा 9 में क्या बोला गया? धारा 9 में बोला गया है विचारण के बारे में बोला गया है। विचारण यानी कि सुनवाई के बारे में बोला गया है। विचारण यानी सुनवाई यानी कि ट्रायल, है ना। तो इसके संबंध में विचारण कहाँ किया जाएगा? इसके संबंध में जो विचारण किया जाएगा वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वही इस केस को सुनवाई करता है, ठीक है। ये धारा 9 में बताया गया है। धारा 10 चलते हैं। देखिए धारा 10 में क्या बताया गया है। धारा 10 में बताया गया है अपराध का संज्ञेय व अजमानती होना। अपराध का संज्ञेय व अजमानती होना, अजमानती होना बताया गया है, ठीक है। मतलब संज्ञेय मतलब क्या हो रहा है भाई। संज्ञेय मतलब ये होता है कि ये ऐसा अपराध है जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। मतलब ऐसे कुछ अपराध होते हैं ना जिसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे चोरी, डकैती है, किसी का मर्डर हो गया है, रेप वगैरह है। तो यहाँ पर ये सब क्या कहलाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि अपराधी को सबूत ये चाहिए कि भाई तुमने ये अपराध किया है करके, तो ऐसे ही श्रेणी का अपराध ये भी है, ठीक है। तो इसमें संज्ञेय होगा मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, और फिर क्या होगा, जमानत भी नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो अभियोजक है उसको विरोध प्रकट करने का मौका न मिले, ठीक है ना। तो ये अपराध क्या है, संज्ञेय है और अजमानती है। बात समझ में आया ना। धारा 11 में बताया गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की धारा 360 व आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना, है ना। तो सेक्शन 360 में ये बताया गया है, सीआरपीसी का जो धारा 360 है उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो 21 साल से कम आयु का है, हालांकि इस अधिनियम में 18 साल लिखा हुआ है, तो यदि कोई व्यक्ति जो है 360 के अंतर्गत 21 साल से कम आयु का है और वह कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें उसे 7 साल से कम की सजा होती है, ठीक है ना, तो न्यायालय क्या करती है, ऐसे को जुर्माना दे करके या डांट फटकार करके छोड़ देती है, ठीक है ना। लेकिन वो 3 साल तक जब भी बोलेगा कोर्ट आना पड़ेगा, ऐसे शर्त रख के छोड़ती है, और उसके लिए गारंटर की भी आवश्यकता होती है ना। तो ये बात यहाँ बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जो 21 साल से कम आयु का है और वह कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा 7 साल से कम होनी है, तो न्यायालय क्या करता है, उसको डांट फटकार करके छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उसको किसी गारंटर की आवश्यकता होगी। दूसरा ये कि 3 साल के भीतर जब भी उसे न्यायालय बुलाएगा तब उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात इसी सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, धारा 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। धारा 13 मुआवजे का आदेश, ठीक है। मुआवजे का आदेश में यह बताया गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है ना भाई, मतलब जो अपराधी है उसको मुआवजे यानी जुर्माना लगा सकता है कोर्ट, ठीक है। अब वहां से जो राशि मिली है उस राशि को पूर्णतः या उस राशि में से कुछ भाग को, ठीक है, किसको सौंपने का आदेश दे सकती है, पीड़ित व्यक्ति को सौंपने का आदेश जो है न्यायालय दे सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। ये धारा किसमें बताया गया है, धारा 13 में बताया गया है। धारा 14 क्षेत्राधिकार का वर्जन, ठीक है। क्षेत्राधिकार का वर्जन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या लागू हो रहा है भाई, सीआरपीसी 1973 हो रहा है, जिसमें क्या बोला गया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। तो यहाँ जो इस अधिनियम में जो भी केस उत्पन्न होगा, ठीक है ना, वो केस कहाँ देखा जाएगा, वो क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाएगा। इसमें से कोई भी चीज जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, यानी कि ये सिविल मामला नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसका कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 15 में क्या बताया गया है, धारा 15 में बताया गया है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, ठीक है ना। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण बताया गया है। गुड फेथ में यदि कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण,
ठीक है ना। तो यहाँ ये बताया गया है कि इस अधिनियम में अधीन जो भी प्रोविजंस हैं उसके अधीन यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर भी केस बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है। धारा 16, तो धारा 16 में क्या बताया गया है, धारा 16 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम कौन बनाएगा भाई, ये नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, राज्य सरकार को होगी, क्योंकि यह अधिनियम किसके अधीन बना हुआ है, राज्य सरकार के अधीन बना हुआ है। तो नियम कौन बनाएगा भाई, राज्य सरकार ही बनाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस अधिनियम के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो हम लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब लागू हुई। अपडेट याद रखिए, कब बताया था मैंने, 30 सितंबर बताया था, याद है, 30 सितंबर 2005 को लागू हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी, याद है 26 सितंबर को हमने देखा था, कब हुआ था, 26 सितंबर 2005 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि अधिनियम के अनुसार टोनही से क्या अभिप्रेत है, मतलब टोनही किसे कहेंगे, वो तो आप आराम से बना लोगे। क्या तांत्रिक को कहेंगे, क्या बैगा को कहेंगे, या भूत प्रेत को कहेंगे, या काले जादू का जानकार को कहेंगे। ऑब्वियसली काले जादू के जानकार को ही क्या कहेंगे, टोनही कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है अधिनियम अनुसार पहचानकर्ता से क्या मतलब है। पहचानकर्ता किसको बोलेंगे, तो पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता हो, दूसरा वह व्यक्ति जो टोनही को पहचानता हो, तीसरा वह व्यक्ति जो काला जादू जानता हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उपरोक्त अधिनियम से संबंधित अपराधों पर विचारण किसके न्यायालय में किया जाता है। तो विचारण किसके न्यायालय में किया जाता है, अभी आपने पढ़ा था ना सेक्शन 9 में, है ना, क्या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, अधिनियम के अनुसार ओझा से आप क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि वह जो टोनही द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो। ठीक है। दूसरा वह व्यक्ति जो टोनही को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता हो, वह व्यक्ति जो टोनही से संबंधित हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सही है, आपको पहचानना है। यह अन्य विधियों को असंगत की सीमा तक शून्य करती है, डेरोगेट करती है। इसको पढ़े थे ना सेक्शन 3 में, है ना। यह अन्य विधियों के अतिरिक्त व उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त होती है, या ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है ना भाई। हमने पढ़ा था कि कोई अगर अधिनियम उस समय लागू हो रहा हो, लागू चल रहा हो, जिस समय ये लागू हुआ था, तो उसको ये अल्पीकरण नहीं करेगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखते हैं किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करने के लिए कितने साल का दंड दिया जाता है। 3 साल का दंड दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जुर्माने का आदेश कौन देगा, कौन देगा, न्यायालय देगा भाई। कौन सा न्यायालय देगा, क्या लोक अदालत देगा, जिला न्यायालय देगा, या सक्षम न्यायालय देगा, सक्षम न्यायालय देगा। ठीक है। अब देखिएगा धारा क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, टोनही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का क्या प्रावधान है। तो प्रताड़ना के लिए दंड कितना होता है, 5 वर्ष का कठोर कारावास होता है, धारा 4 में बताया गया है ना। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा, 5 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है। इसीलिए जब पढ़ा रहा था आपको बोला था कि कठोर शब्द है, कठोर कारावास को आपको ध्यान देना है, सादा कारावास नहीं है, आई मीन साधारण कारावास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ओझा के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह क्या कर सकता है, अभिकथित उपचार कर सकता है, अभी पढ़े थे आप धारा 6 में, है ना। तो उसमें क्या है, 5 वर्ष का कठोर कारावास होता है। ठीक है, ये पढ़े हो आप। ठीक है। स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है, 1 साल का कठोर कारावास होता है ना। तो ये धारा 7 में हमने पढ़ा था, 1 वर्ष का कठोर कारावास होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
टोनही के पहचान के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? किस में किया गया है? धारा 4 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए कथन ए, कथन वाला क्वेश्चन है। हालांकि इतना कठिन क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा अधिनियम से, लेकिन आप अटेम्प्ट करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, है ना। देखिए, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। बताया गया है सेक्शन 10 में, बताया धारा 10 में बताया गया ना भाई कि इसमें जो भी अपराध होते हैं वो संज्ञेय हैं और अजमानती हैं, ठीक है। ये ऊपर तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, किसी अभियुक्त को तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक उसके रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न किया जाए। हाँ, अगर उसको रिहाई किया जा रहा है तो लोक अभियोजक जब तक उसका विरोध प्रकट नहीं कर पाता है तब तक उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसे बोला गया कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। और कारण जो है वो कथन की उपयुक्त व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या बोला गया, अपराध का अजमानती होने के बारे में बताया गया है और उसी को नीचे डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बोल रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन किया गया है। अभी देखिए थे 12 जुरिडिक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, तो उसमें सिविल न्यायालय में केस नहीं चलाया जा सकता करके हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही है, यानी आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरा, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अंतर्गत सजा उपबंधित है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अंतर्गत सजा उपबंधित है। हमने तो भारतीय दंड संहिता में किसी धारा के बारे में पढ़ा नहीं कि इस धारा के अंतर्गत सजा दिया जाएगा करके, है ना। तीसरा बोला गया दंड प्रकृता संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ आईपीसी के बारे में बोला जा रहा है और यहाँ बोला जा रहा है सीआरपीसी के बारे में, है ना। तो हमने पढ़ा क्या है, सीआरपीसी के बारे में पढ़ा ना, कोड में आपने पढ़ा ना, कोड का मतलब क्या है, सीआरपीसी के बारे में बताया गया है, आईपीसी के बारे में तो नहीं बताया गया है। तो ये भारतीय दंड संहिता है और ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है ना। तो हमने ये सही पढ़ा था, ये सही पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ा है और ऑप्शन में सही नहीं है बोल रहे हैं। यानी सही नहीं वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसे है। तो ये अधिनियम तुम्हारे राज्य में बना हुआ है, इसलिए किसको शक्ति होगी, राज्य सरकार को इस अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टोनही ओझा व पहचानकर्ता की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ऑब्वियसली धारा 2 में किया गया है। अभी हमने पढ़ा ना कि धारा 2 जो है परिभाषा का प्रोविजन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा क्वेश्चन 18, टोनही प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। टोनही प्रताड़ना के लिए दंड तो धारा 5 है। प्रताड़ना प से शुरू हो रहा है, 5 भी प से शुरू होता है, आप याद रख सकते हैं इजिली, ठीक है। टोनही प्रताड़ना के लिए दंड तो प्रताड़ना प और 5 धारा 5 भी प, ठीक। चलिए अब देखिए धारा क्वेश्चन 19, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है तो सुनवाई नवाई, उसमें सुनवाई में ना आ रहा ना नवाई, ठीक है ना, तो न धारा 9 आप याद रखिएगा, सुनवाई यानी कि धारा 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में याद रखिएगा, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्माने का आदेश किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये धारा कौन सा है, 13 है। जुर्माने का आदेश धारा 13 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है जो आपको बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पूछा है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध क्या होंगे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता जाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर में संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस जो है बहुत जल्दी चालू होने वाली है। ओके, थैंक यू।